गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान भाटी। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है योडो एकेडमी। ये आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आज आपकी विज्ञान की पुस्तक का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है और साथ ही में मेरे योडो एकेडमी की या मेरे यूट्यूब चैनल की जो है जर्नी का भी पहला चैप्टर आज शुरू हो रहा है। तो आप सभी से उम्मीद करूँगा कि आप सभी मुझे काफ़ी सपोर्ट करेंगे इस माध्यम पर, इस यूट्यूब के माध्यम पर। तो हम शुरू करते हैं आज, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और हम शुरू करते हैं आज हमारे विज्ञान के पहले चैप्टर को। विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। और विज्ञान का चैप्टर शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि इस सत्र की विज्ञान की जो पुस्तक है आपकी, उसका एक छोटा सा इंट्रो आपको दे देना चाहिए। आपकी विज्ञान की पुस्तक के अंदर इस दफ़ा जो है 3 मेजर पार्ट बांटे गए हैं, जिनमें से सबसे पहला जो पार्ट है वो है केमिस्ट्री। सेकेंड पार्ट जो है उसको डिवाइड किया गया है, उसको बांटा गया है बायोलॉजी के अंदर। और थर्ड पार्ट के अंदर अगर आपको पता होना चाहिए तो आपके थर्ड पार्ट के अंदर बांटा गया है फिजिक्स के अंदर। आपको होना चाहिए कि ये क्या है, तो आप ये समझेंगे तो मैं आगे आपको बता दूंगा कि ये तीनों क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, इन सब के अंदर बांटा गया है आपकी विज्ञान की पुस्तक को इस दफ़ा, इस साल, इस सत्र। ठीक है, तो इनके अंदर जो सबसे पहले 5 चैप्टर हैं वो जो है केमिस्ट्री के अंदर रखे गए हैं। उसके बाद में 4 चैप्टर जो हैं वो बायोलॉजी के अंदर रखे गए हैं और फिजिक्स के अंदर भी 4 चैप्टर लगभग रखे गए हैं। और उसके बाद में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और उसके अलग अलग तरीके के जो चैप्टर हैं उसके अंदर भी रखे गए हैं। सबसे पहले जब हम 5 चैप्टर के अध्ययन करते हैं तो शुरुआत के अंदर जब हम शुरू करते हैं तो हमारे 5 चैप्टर किसके आते हैं? केमिस्ट्री के आते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर जो पहला चैप्टर आता है वो होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो केमिस्ट्री के अंदर जब हम बात करते हैं, केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि केमिस्ट्री किसको कहते हैं। केमिस्ट्री किसको कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं रासायन विज्ञान को। रासायन विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की एक शाखा जिसमें पदार्थों के घटकों से संबंधित संरचनाओं एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न परिस्थितियों में पदार्थों में होने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तनों के नियंत्रित करने वाले नियमों का अध्ययन करते हैं, उसको हम रासायन विज्ञान कहते हैं। नहीं समझ में आया किसे कहते हैं रासायन विज्ञान? तो मैं आपको एक शॉर्टकट के अंदर बताना चाहता हूं कि पदार्थ जो होता है, मैटर जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो पदार्थ होता है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी जो मैटर होता है वो बना हुआ होता है सूक्ष्मतम पदार्थ का। जो सूक्ष्मतम कण जो होता है वो बना होता है मिलकर के परमाणुओं से, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। परमाणु क्या होते हैं? कोई भी जो पदार्थ होता है उसका जो सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा कण, जिसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो लास्ट के अंदर आपको मिलेगा उसको हम परमाणु कह देंगे। परमाणु जो मिलकर के निर्माण करते हैं जिस चीज का, उसको अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। और उसके बाद में जो है आगे जो है यो अणु जो है मिलकर के निर्माण करते हैं यौगिकों का, और यौगिक जो होते हैं वो मिलकर के निर्माण करते हैं किसका? वो निर्माण करते हैं पदार्थों का। फिर दोबारा किसका निर्माण करते हैं? पदार्थों का। तो पदार्थों की जो सबसे सूक्ष्मतम अवस्था होती है वो क्या होती है? वो परमाणु होती है। और हम परमाणुओं का रसायन विज्ञान क्या होती है? रसायन विज्ञान कहती है घटकों का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? घटकों का। घटक क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, यौगिक होते हैं। इन घटकों का क्या करती है? वो अध्ययन करती है। इन घटकों के गुणों का अध्ययन करती है, इन घटकों की संरचनाओं का अध्ययन करती है। और इन घटकों को विभिन्न परिस्थितियों के अंदर जब हम इन पदार्थों को रखते हैं, जब विभिन्न परिस्थितियों के अंदर, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जब हम इन पदार्थों को रखते हैं, तो इन पदार्थों के द्वारा डिफरेंट कंडीशन के अंदर रखने की वजह से, विभिन्न परिस्थितियों को इन पदार्थों को रखने की वजह से क्या होते हैं? जो उनके अंदर नए नए पदार्थ परिवर्तन आते हैं, जो नए नए बदलाव उनके अंदर आते हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन कहलाता है रासायन विज्ञान। इन सब को मिलाकर के क्या कह देंगे? बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रासायन विज्ञान कुछ भी नहीं है, पदार्थों के अंदर जो घटक होते हैं उन घटकों की संरचनाओं का और उनके गुणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रासायन विज्ञान कहलाता है। जब हम ये जान लेते हैं कि रासायन विज्ञान इसे कहते हैं तो अब मुझे ये लगता है कि आपको तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे विज्ञान का चैप्टर जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंदर सबसे पहली चीज़ है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? व्हाट इज रासायनिक अभिक्रियाएं? व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ भी नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं बेसिकली जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं सर? रासायनिक परिवर्तन होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। अगर आपने कक्षा जो है कक्षा 9 पढ़ी है तो आपने वहाँ पर पढ़े होंगे दो प्रकार के चेंज कौन से थे? वहाँ पर 2 प्रकार के चेंज थे। एक तो चेंज था भौतिक परिवर्तन और एक था वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन। क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बीच में मेजरली कौन सा डिफरेंस होता है ये हमको जान लेना चाहिए। ये हम अगर जान लेते हैं तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा चीज़ों को समझना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं जिनकी वजह से नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं?
भौतिक परिवर्तन आपको सिंपली मैं समझा सकता हूं कि अगर आप कोई भी कारण को लगा करके, अगर कोई ताप लगा दो, कोई दाब लगा दो, कोई भी कारण लगा करके अगर आप क्या कर देते हो, कोई पदार्थ की स्थिति के अंदर यानी अवस्था के अंदर परिवर्तन कर देते हो, जो कि एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, अगर वो परिवर्तन आप हटा लोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, अपनी पुनः वही स्थिति के अंदर वापस आ जाएगा। जैसे कि जल है, जल के अंदर आपने क्या लगाया, जल को अगर आप ताप दो, जल को अगर आप ताप दो तो वो किस में बदल जाएगा, वो भाप के अंदर बदल जाएगा। लेकिन अगर आपको क्या करोगे, अगर उसको ठंडा कर दो, वापस क्या कर दो, उसको अगर आप ठंडा कर दोगे, अगर उसको ठंडा कर दोगे तो फिर वो किस कौन सी स्थिति के अंदर आ जाएगा, फिर वापस वो कौन सी स्थिति में आ जाएगा, जल के अंदर आ जाएगा, वो जल के अंदर बदल जाएगा। लेकिन उसी के अपोजिट में अगर आप रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होते क्या है, रासायनिक परिवर्तन जो बेसिकली जो होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कोई भी पदार्थ जो होता है उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं, उसके स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव ला देते हैं, उसकी आंतरिक जो स्थिति होती है उसके अंदर क्या ला जाते हैं, उसके आंतरिक संरचना के अंदर आंतरिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो परिवर्तन कर देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण इसका अगर मैं दूं तो आपको मैं दे सकता हूं दूध के अंदर आप निवेश डालो और निवेश डाल करके उसको आप किस में बदल दो, दही से बदल दो, दही से फिर आप दूध वापस नहीं बदल सकते हो। ऐसा परिवर्तन ये क्या है, ये अंदर परिवर्तन हुए हैं, यानी कि उसकी जो संरचना है, उसकी जो आंतरिक संरचना है, उस संरचना के अंदर क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो कुछ भी नहीं होता है, वो रासायनिक परिवर्तन ही होता है। रासायनिक परिवर्तन जो है, अब ये हमने समझ लिया कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो सर कुछ उदाहरण भी दे दीजिए, तो सर कुछ उदाहरण भी ले लीजिए। सबसे पहला जो उदाहरण मैं आपको दूंगा वो आपको मैंने दूध और दही का तो दे दिया है। अगर हम इसके अलावा बात करें शोषण की, तो शोषण जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन लेकर के तोड़ देते हैं छोटे छोटे भागों के अंदर और उससे एनर्जी हमको मिलती है। तो हम ये कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसी के अलावा अगर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का फीता जलाते हैं, मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसको आप जलाओगे तो वो भी कैसा परिवर्तन है, वो भी एक रासायनिक प्रकार का परिवर्तन है। मैग्नीशियम के फीते को जब आप जलाते हो तो वो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर बदल जाता है और ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी भी प्रकार से अगर आप और भी बहुत सारे परिवर्तन लेते हैं वो सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के अंदर आ जाता है। लोहे के ऊपर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के ऊपर जंग लगने के बाद में फिर आप उसको लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, वापस नहीं बदलते हो, यानी आंतरिक संरचना के अंदर परिवर्तन हो जाता है। अंदर की जो संरचना होती है उसके अंदर बेसिकली जो है परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को आप वापस चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन या आंतरिक परिवर्तन कहला सकता है, रासायनिक अभिक्रिया कहला सकती है। अब रासायनिक अभिक्रिया जब हम समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ भी नहीं है, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन है जिनकी वजह से नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण हो जाता है, उन्हीं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो हमें यह जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के परीक्षण क्या है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ रासायनिक केमिकल रिएक्शंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के बाद में उनका परीक्षण कैसे किया जा सकता है, कैसे पता लगाएं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कैसे पता लगाएं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो मोस्ट ऑफ 4 आपके पुस्तक के अंदर दिए हुए हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला परिवर्तन जो होगा, सबसे पहला जो बदलाव होगा वो हो सकता है, वो परिवर्तन हो सकता है रंग में परिवर्तन। किसमें, रंग में परिवर्तन, रंग में बदलाव हो जाएगा, रंग के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी कि चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन इसके अंदर आ जाएगा, रंग के अंदर बदलाव आ जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दे दीजिए सर, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ले लीजिए सर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लेड नाइट्रेट। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लेड नाइट्रेट कहते हैं। लेड नाइट्रेट की आप रिएक्शन करवा दीजिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। पोटेशियम आयोडाइड के साथ में जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है लेड आयोडाइड और साथ में मिलता है, जो भी मिलता है पोटेशियम आपको नाइट्राइट मिलेगा जो कि हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है,
लेड आयोडाइड मिलता है। आप इसकी बात करो, इसकी बात करते हैं तो ये होता है बेरंग। ये कैसा होता है? ये होता है बेरंग। इसमें कोई रंग नहीं होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, लेकिन इसका एक कलर होता है, इसका एक येलो कलर होता है, इसका एक पीला कलर होता है। तो ये एक रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन है? रासायनिक रिएक्शन, केमिकल अभिक्रिया है। केमिकल अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। रंग में परिवर्तन हो रहा है। आपने लेड नाइट्रेट लिया जो कि एक बेरंग है, वो किस में परिवर्तित हो गया? लेड आयोडाइड के अंदर परिवर्तित हो गया, जो कि पीला रंग देता है। ये बेरंग था, ये पीला हो गया, तो ये रंग में परिवर्तन हुआ। रंग में परिवर्तन हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आप ये कर सकते हैं कि उसमें क्या हुआ है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर रंग में परिवर्तन हुआ है। दूसरा आप उसका उदाहरण ले सकते हैं कि कैसा पता लगाएं, तो आप इसके अंदर पता लगा सकते हैं कि गैस का उत्सर्जन होगा। क्या होगा? गैस का उत्सर्जन होगा। गैस का उत्सर्जन होगा यानी कि क्या होगा कि इसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। कैसे? उदाहरण दे दीजिए सर, उदाहरण ले लीजिए सर। उदाहरण क्या है इसका उदाहरण हो सकता है जिंक। इसका उदाहरण हो सकता है जिंक की अभिक्रिया करवा दीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक एसिड से उसकी अभिक्रिया करवा दीजिए। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपको मिलेगा, जो चीज़ होगी वो होगी जिंक SO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और साथ में आपको H2 गैस निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस जो होगी, ये कौन सी गैस है? ये गैस है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निकल जाएगी। तो गैस का उत्सर्जन हुआ है, गैस निकली है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है। तीसरा उदाहरण, इसको हम क्या करते हैं, इसको हमें चाहिए, ये उदाहरण हमें चाहिए तो मिटाते नहीं हैं। अगला उदाहरण ले लेते हैं। अगला उदाहरण क्या है? गैस का उत्सर्जन हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया। और तीसरा उदाहरण जो है वो है कि तापमान में परिवर्तन हो सकता है, टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है। तापमान परिवर्तन या तापमान में परिवर्तन क्या हो सकता है? तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव। ठीक है। तापमान में परिवर्तन का उदाहरण दे दीजिए सर। उदाहरण क्या हो सकता है? उदाहरण ये हो सकता है, उदाहरण क्या हो सकता है? उदाहरण ये हो सकता है, आपने यहाँ पर लेना है H2SO4। आप पर क्या लेना है आपको? यहाँ पर आपको H2SO4 लेना है। H2SO4 एक क्या करना है आपको? H2SO4 आप इसके अंदर डाल लीजिए, और उसके अंदर उसके बाद में इसमें आप जिंक के जो दाने होते हैं, जिंक के दाने डालिए। यानी कि यही जो रिएक्शन आपने यहाँ पे करवाई है, जिंक लेना है, सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, और उसके आप रिएक्शन करवाइए। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस जो है निकल रही है। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निकलेगी। और साथ में जो है, अब आप इस बीकर को छुएंगे, जब आप इस बीकर को टच करेंगे तो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, आपको तापमान में परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण है, रासायनिक अभिक्रिया का ऑब्जर्वेशन है। आप इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तीसरी जो चौथी जो चीज़ है रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर, क्या आप कैसे पता लगाएंगे? तो आप उसका पता लगा सकते हैं अवस्था में परिवर्तन। अगर अवस्था में आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है, अगर चेंज इन स्टेट दिखाई दे रहा है, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, अगर अवस्था में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इसका उदाहरण दे दीजिए सर, इसका उदाहरण ले लीजिए सर। आपको क्या करना है? आपको मोम लेना है। आपको क्या लेना है? मोम लेना है। मोम जानते हो? मोम होती है मोमबत्ती का जो मोम होता है ना, वैक्स जो होता है, कैंडल का वैक्स जो होता है, उसको आप क्या करो? गर्म करो। कैंडल के मोम को जब आप गर्म करोगे तब आपको एक तो मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एक मिलेगी आपको पानी। आपको क्या मिलेगा? जल मिलेगा, पानी मिलेगा। मैं पानी हो गई, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो इसके अंदर मोम जो है, मोम तो होता है सॉलिड। मोम क्या होता है? सॉलिड होता है। लेकिन रिएक्शन हुई, रिएक्शन होते ही आपको एक तो मिल गई इसमें गैस, और एक इसमें आपको मिल गया लिक्विड। ये दो चीज़ें आपको इसमें क्या होगी? मिल जाएगी। यानी कि आपको मोम को क्या है? सॉलिड को जब आप जलाओगे, सॉलिड को जब आपने जलाया तब आपको एक तो गैस मिली, एक लिक्विड भी मिली। तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, स्टेट के अंदर चेंज हो गया। तो ये भी क्या है? रासायनिक
अभिक्रियाओं के परीक्षण है। रासायनिक अभिक्रियाओं के परीक्षण वापस देख लो, 4 तरीके से कर सकते हो, आपकी पुस्तक के अनुसार 4 तरीके से कर सकते हैं। इतना ही आपसे पूछेंगे। रंग में परिवर्तन, ठीक है, चेंज इन कलर, बदलाव हो जाएगा, बदल जाएगा। उदाहरण दे दिया था आपको कि बेरंग से क्या हो गया, वो रंग हो गया, ठीक है। गैस का उत्सर्जन, गैस क्या होगी इसके अंदर, निकलेगी। गैस क्या होगी इसमें, निकलेगी। गैस इसके अंदर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। गैस का उत्सर्जन होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जिंक का H2SO4 को आपने गर्म किया और गर्म H2SO4 की जब आपने रिएक्शन करवाई, वहां पर हाइड्रोजन गैस निकल गई। हाइड्रोजन गैस बीकर में से क्या होती है, निकल जाती है। तो गैस का उत्सर्जन इसमें आपको क्या होता है, दिखाई देता है। चौथी जो रिएक्शन है, चौथा जो काम है, चौथी जो रिएक्शन है वो हो सकता है तापमान में परिवर्तन, वो भी इसका उदाहरण वहां पर मौजूद है। और चौथा है आपका जो है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन किस तरीके से हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन यानी कि अगर सॉलिड है तो लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड है तो गैस में जा सकता है, गैस है तो ठोस में आ सकता है। इस तरीके से इसके अंदर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर परिवर्तन हो जाता है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जब हम इतना पढ़ लेते हैं तो हमें अब आगे चल लेना चाहिए। आगे कहाँ पर चलोगे सर, आगे चलेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के नेक्स्ट पार्ट पर। रासायनिक अभिक्रियाओं के नेक्स्ट पार्ट क्या है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं का जब आप इंट्रो ले लेते हो तो फिर आपको आ जाना चाहिए, जब केमिकल रिएक्शंस का आप इंट्रो ले लेते हो तो फिर आपको केमिकल इक्वेशन पे, रासायनिक समीकरण पे आपको पहुंच जाना चाहिए। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण कुछ भी नहीं होते हैं। रासायनिक समीकरण जो होते हैं बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं कि जो है रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना, वाक्यों के अंदर लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं यहाँ पर लग जाऊँ, मैं आपको बोलने लग जाऊँ कि जिंक है, मैंने जिंक लिया, ठीक है, मैंने जिंक लिया, जिंक के अंदर मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, सल्फ्यूरिक अम्ल को मेरे को मिलाने के बाद में मेरे को जो है जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस निकली। ये बताने के अंदर मैं जब इसको लिखूंगा कॉपी के अंदर तो एक 4-5 लाइनें भर जाएगी, एक काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। वाक्यों में लिखना जो है तो मुश्किल होता है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने आसान तरीके निकाले। आसान तरीके क्या निकाले, रासायनिक समीकरण बनाए। रासायनिक समीकरणों को सबसे पहला जो है शब्दों के अंदर लिखा गया। किस तरीके से, शब्द समीकरण बनाए गए। शब्द समीकरण क्या होते हैं, शब्द समीकरण जैसे मैग्नीशियम का फीता होता है, मैग्नीशियम का फीता पीछे बता गया हूं। मैग्नीशियम के फीते को जलाओगे, मैग्नीशियम का जब फीता लोगे तो आप उसको ऐसे लिखोगे, मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के फीते के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो आप यहाँ पे मैग्नीशियम लिखोगे। मैग्नीशियम के बाद में यहाँ पर क्या लोगे, उसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जलेगा। कोई भी चीज़ होती है वो जलती है तो वो किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जलती है। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो कोई भी चीज़ नहीं जलेगी। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, जब आप इसके बीच में क्या कराओगे, रिएक्शन करवाओगे। जब आप इनके बीच में रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन करवाने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड आपको जो है इसमें प्राप्त हो जाएगा। मैग्नीशियम का ऑक्साइड आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा। ये होगी शब्द समीकरण। अब क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने बता दिया कि मैग्नीशियम, यहाँ पर आपको एक लाइन में पता चल रहा है, आपको एक लाइन के अंदर पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, सब आपको पता चल रहा है कि मैग्नीशियम की यहाँ पर रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ में। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो वाक्यों के अंदर मैं बोलूँ, अगर इसी रिएक्शन को अगर मैं वाक्य में बोलने पर अभी लग जाऊँ तो मैं बोलूँगा, हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम के अंदर हमने मैग्नीशियम को जलाया, जलाने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदला। ये बहुत ज़्यादा 2 या 3 लाइनों के अंदर आराम से आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं शब्द समीकरण लूं तो शब्द समीकरण के अंदर कितने रूप के कितने के अंदर, 1 लाइन के अंदर बन रहा है। लेकिन हम तो रहे आप साइंस वाले बंदे, तो हमको नहीं चाहिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को इस तरीके से हिंदी या इंग्लिश के अंदर लिख करके मैं एक लाइन बनाऊं। मेरे को चाहिए फिर प्रतीक। प्रतीक को इस्तेमाल किया गया, प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया, प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया। मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, मैग्नीशियम को लिखते हैं mg से, ठीक है, लिखते हैं mg से, ठीक है। ऑक्सीजन को लिखा जाता है ऑक्सीजन से, ठीक है, O2 से लिखा जाता है। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होने से क्या मिल रहा है आपको, MgO मिल रहा है, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ठीक है, रिएक्शन करवा रहे हैं। बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। अब बैलेंस करना मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि बैलेंस कैसे होती है। ये जो है ये चीज़ें आपको आगे सिखा दी जाएगी कि बैलेंस करना क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करके इस तरीके से बनाए जाते हैं। प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करना, यानी रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो 2 रूपों में लिखे जा सकते हैं, शब्द समीकरण और प्रतीक समीकरण से, ठीक है। तो शब्दों के अंदर इस तरीके से लिख सकते हो, जो कि एक ठीक है अच्छी बात है, लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो फिर ये सिंबल का तरीका आया, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करके हम इस तरीके से रासायनिक समीकरणों का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके अंदर इस साइड वाले जो हैं ये तो कहलाते हैं अभिकारक। ये क्या होते हैं, ये कहलाते हैं
कारक, ये होते हैं उत्पाद, ठीक है। इनको कहते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट, इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? प्रोडक्ट। इनको बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक को रिएक्टेंट, उत्पाद, उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं साहब? अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं साहब? आपने लिख तो दिए, तो अभिकारक और उत्पाद के बारे में सुन लो। अभिकारक क्या होते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले, उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो यौगिक होते हैं या जो परमाणु होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया है, इसके अंदर एक मैग्नीशियम भाग ले रहा है, एक ऑक्सीजन भाग ले रहा है, ये दोनों के दोनों जो यौगिक हैं, दोनों के दोनों परमाणु जो हैं, ये जो क्या है, ये अभिकारक कहलाएंगे। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को करने के लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो चीज़ें, जो पदार्थ, जो यौगिक, वही क्या कहलाते हैं? वही कहलाते हैं क्या? अभिकारक, रिएक्टेंट कहलाते हैं। फिर बात आ जाती है उत्पाद की। सर उत्पाद किसे कहते हैं? प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट के बारे में या उत्पाद के बारे में जानने के लिए बस आपको इतना जान लेना चाहिए कि अभिकारक जब आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं, जब एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करने की वजह से परिवर्तन जो होता है, यानी कि अभिकारकों का जो परिवर्तन होता है वो उत्पादों के अंदर होता है। अभिकारकों के परिवर्तन की वजह से जो नए पदार्थों का निर्माण होता है वही क्या कहलाते हैं? वही उत्पाद कहलाते हैं। तो ये हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद, कभी नहीं भूलोगे। अब एक चीज़ और यहीं पे जान लो, जितने भी अभिकारक होते हैं, आपको ये देखो तीर का निशान चुभ रहा होगा कि तीसरा निशान किस लिए आया है, तो तीर का निशान मैं आपको बता देता हूं कि रिएक्शन के अंदर जो तीर का निशान आता है, अभिक्रिया के अंदर जो निशान आता है वो अभिकारकों और उत्पादों के अलग अलग साइड के अंदर आता है। यानी कि इसकी बाईं साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो होते हैं वो लिखे जाते हैं अभिकारक, और इस साइड के अंदर यानी कि राइट हैंड साइड के अंदर लिखे जाते हैं उत्पाद। और ये जो होता है वो परिवर्तन को दर्शाता है, चेंज को दर्शाता है कि जो अभिकारक होते हैं वो चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट जो है वो चेंज हो रहे हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। ये चेंज को दर्शाने के लिए आता है। अब जितने अभिकारक आप इस साइड के अंदर लोगे, जिस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जितने अभिकारक लोगे, चाहे मान लो कि एक लिया मैंने ए, एक लिया मैंने बी, एक लिया मैंने सी, तो इन सबको क्या कर सकते हो आप? जोड़ सकते हो। फिर परिवर्तन को किस तरीके से दर्शाओगे? मानो कि परिवर्तन के बाद में आपको मिला डी और सी, तो ये भी क्या होते हैं? वो प्लस के निशान पे, जितने भी अभिकारक आप लोगे वो सारे के सारे प्लस करके एक साइड में लिखे जा सकते हैं, और दूसरी साइड के अंदर जितने भी उत्पाद आपको प्राप्त हो रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, वो प्लस प्लस करके सारे के सारे आप जोड़ सकते हो। वो सारे के सारे, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है तो एक, ठीक है, ऑक्सीजन है 2, ठीक है, वहाँ पर अपन को एक ही मिल रहा है, ठीक है, अपन को क्या मिल रहा है? एक ही मिल रहा है। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो, दर्शा सकते हो, प्लस का निशान दर्शा के सारे के सारे को आप एक साथ में लिख सकते हो। जब आप समझ लेते हो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, बेसिकली कैसे रासायनिक समीकरण बनते हैं। तो अब एक चीज़ और आ जाती है कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको संतुलित करो। भाई साहब क्या करो? रासायनिक समीकरण संतुलित करो। मैं अगर इसको हटा दूं, यहाँ पर इसको हटा दूं, ठीक है, रासायनिक समीकरण के अंदर, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस साइड में मुझे 2 लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को संतुलित करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 mgO मिल रहा है। तो अब मैं गौर से देखूँ तो 2, यहाँ पर 2 mg है, और तो 2 थे तो 2 के 2 यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पर mg कितने हैं? यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं? 2 हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? 1 है, तो यहाँ पर भी 2 कर दो। तो समीकरणों को क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है ये अब हम जानते हैं, अब हम जान लेते हैं। समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण का संतुलन। रासायनिक समीकरण का आपको क्या करना पड़ता है? संतुलन करना पड़ता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? रासायनिक समीकरण जो होती है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करती है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है तो ये समझ लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम, ठीक है, क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बेसिकली ये होता है, वो ये कहता है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो अभिक्रियाएं जो होती है उन अभिक्रियाओं के अंदर अभिकारक और उत्पाद यानी कि फलस्वरूप अभिकारकों की क्रियाओं के फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं, तो दोनों साइड के अंदर क्या होते हैं, जो द्रव्यमान होता है वो समान रहता है। द्रव्यमान का मतलब होता है भार, वजन, वेट, ठीक है। दोनों साइड के अंदर अभिक्रियाओं के अंदर द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, अभिक्रियाओं के अंदर द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है, यानी ना तो द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। द्रव्यमान क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, जितना आप डालोगे उतना ही आपको क्या बनेगी, चीज बनकर के तैयार होगी, उतनी ही द्रव्यमान की चीज आपको बनकर के तैयार हो जाएगी। ये जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ही रासायनिक समीकरण का फॉलो करती है, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाएं फॉलो करती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन करना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना, यानी कि अभिकारकों वाली साइड को और उत्पादों वाली साइड को, दोनों साइडों को क्या करना है, बराबर करना क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसका मैं उदाहरण लेता हूं फेरिस, ठीक है, मैं क्या लेता हूं, फेरिस लेता हूं। फेरिस के अंदर में जो है, फेरिस की मैं रिएक्शन करवा देता हूं पानी के साथ में, मैं पानी हो गई, ठीक है। पानी के साथ में मैं जब रिएक्शन करवाता हूं, इसकी जल के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे मिलता है Fe3 और O4 मुझे इसमें प्राप्त होता है, और साथ में जो है इसमें से क्या निकलता है, H2 निकलता है। इसमें क्या निकलता है, H2 निकलता है। अब मैं इसमें सामने अगर मैं गौर से देखूं तो इधर Fe कितना है, 1 है, ठीक है, इस साइड के अंदर Fe कितना है, 1 है, लेकिन इस साइड में Fe कितना है, 3 है। तो ये एक रासायनिक समीकरण तो है, लेकिन ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। ये कैसे समीकरण है, ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको कंकाली समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इस रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ेगा, आपको संतुलित करना पड़ेगा। यहां पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन तो संतुलित है, उसके अलावा कोई चीज इसमें यहां पे संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। कौन से मेथड से करते हो साहब, कौन सी चीज से करते हो, रासायनिक समीकरण को संतुलित किससे करते हो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं चरणबद्ध तरीके से, स्टेप वाइज तरीके से क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। स्टेप वाइज क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, स्टेप वाइज समीकरण को संतुलित करते हैं। कौन से मेथड से करते हैं, मेथड भी लिख लीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन जो है वो किस मेथड से, किस विधि से किया जाता है, तो आप कहेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा रासायनिक समीकरणों का संतुलन किया जाता है, ठीक है। अब किस तरीके से किया जाता है वो भी देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, संतुलन करने का, संतुलित करने का सबसे पहला पॉइंट जो है चरणबद्ध तरीके से करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, और उनके अलावा जो भी बड़ा परमाणु आपको अभिक्रिया के अंदर, समीकरण के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, उसको पहले क्या करो, आप संतुलित करो। तो अब इसके अंदर देखो, मैंने ऑक्सीजन ये रहा ऑक्सीजन, छोड़ दो इनको, हाइड्रोजन ये रहा, या हाइड्रोजन ये रहा, छोड़ दो इनको, ठीक है, इनको छोड़ दो, और इनके अलावा जो भी आपको दिखाई दे रहा है, मेरे इसको फेरिस दिखाई दे रहा है, Fe दिखाई दे रहा है, Fe दोनों साइड के अंदर मौजूद है, उसको सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो इधर देखिए Fe कितना है, 3, इधर Fe कितना है, 1, इधर Fe है 3, इधर Fe है 1। तो अब इसको सबसे पहले संतुलित करने के लिए यहां पर 3 है, तो इधर भी क्या कर दो, 3 कर दो, 3 करते ये क्या हो गया, Fe तो हो गया संतुलित। अब Fe संतुलित होने के बाद में हाइड्रोजन को संतुलित करो, क्या करो, हाइड्रोजन को संतुलित। हाइड्रोजन देखते हैं, इधर H2, यानी कि इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर H2, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लेकिन ये तो पहले से संतुलित, तो क्या संतुलित करोगे इसमें, तो फिर आगे चलो ऑक्सीजन को संतुलित करो। ऑक्सीजन कितने इधर 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 1, इसको भी क्या कर दो 4 करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हुआ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 8, 1 चौक चौक, बी चौक 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, लेकिन यहां पर तो कितने हैं 2। अब आप कहोगे सर अगर ऑक्सीजन करना है तो यहां पर लिखो 4, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संरचना के अंदर, सूत्र के अंदर जो यौगिक होता है उसके सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसके सूत्र के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये नियमों के खिलाफ है। अगर कर दोगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, तो ऑक्सीजन 4 हुआ, हाइड्रोजन भी क्या हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन इधर तो 2 ही है तो उधर भी 8 करो, उधर 4 लगा दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। इस तरीके से वो क्या हो गए, वो भी 4 हो गया। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी समीकरण अब एक संतुलित समीकरण कहलाएगी। इससे पहले जो थी वो एक समीकरण जो थी वो एक संतुलित समीकरण नहीं हो करके एक असंतुलित समीकरण जो थी वो थी।
ये कर दिया हमने। सबसे पहला चरणबद्ध यानी स्टेप वाइज संतुलन करने के अंदर हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल किया, और इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने ये डाला कि हम ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, हाइड्रोजन को छोड़ेंगे, और उनके अलावा जो भी है उसको हम सबसे पहले क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। उसके बाद में हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है साहब, सेकंड पॉइंट क्या है साहब, सेकंड पॉइंट ये है साहब, सेकंड पॉइंट ये है साहब कि आप इसके अंदर फिर जो है भौतिक अवस्थाओं को भी ऐड करेंगे, भौतिक अवस्थाओं, भौतिक अवस्थाएं लिखेंगे, भौतिक अवस्थाएं लिखेंगे। अब भौतिक अवस्थाएं क्या होती है साहब, आप कक्षा 9 के अंदर पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें भौतिक अवस्थाएं बताई गई है पदार्थों की, कि पदार्थों की बहुत सारी भौतिक अवस्थाएं होती है, जिसमें मेजरली क्या होती है, एक होता है ठोस, एक होता है ठोस, ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, और सॉलिड को लिखते हैं एस से। फिर आता है द्रव, फिर आता है द्रव जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, और उसको लिखते हैं एल से, ठीक है। उसके बाद में आता है गैस, और उसको लिखते हैं जी से। और इसके अलावा एक और होता है आपकी क्लास के अंदर जलीय विलयन, जलीय विलयन जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वियस, एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि ए और क्यू से, ठीक है। इसको किससे लिखते हैं, ए और क्यू से इसको लिखा जाता है। इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। तो अब ये जो है चरणबद्ध समीकरण का हीट एंड ट्रायल का जो है हमने भौतिक अवस्था लिखी है सारी की सारी की। ठोस होगा तो उसके लिए एस होगा, द्रव होगा तो उसके लिए एल होगा, गैस होगी तो उसके लिए जी होगा, और जलीय विलयन या एक्वियस सॉल्यूशन अगर होगा तो उसके लिए ए और क्यू होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसी रिएक्शन के अंदर इन सारी की सारी जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको हम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफ ई की। एफ ई क्या होता है, एक सॉलिड होता है। तो एफ ई एक सॉलिड होता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एस, सारी की सारी अवस्थाएं दर्शानी है। तो एफ ई क्या है, एक सॉलिड है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एस। उसी तरीके से H2O जो होता है वो यहाँ पर किस अवस्था के अंदर मौजूद है, वो यहाँ पर गैसीय अवस्था के अंदर मौजूद है। H2O के बारे में आपको एक चीज़ जाननी चाहिए कि H2O जो होता है, H2O और H2O, ठीक है। H2O ये क्या है, H2O और H2O ये कौन सा है, ये मान लीजिए है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस, ये तीन अवस्थाओं के अंदर मौजूद है। अब H2O जो होता है यानी कि जल जो होता है, जल जो होता है, पानी जो होता है, वो तीन अवस्था के अंदर मौजूद हो सकता है। सॉलिड अगर H2O यानी कि जल जो है अगर वो सॉलिड रूप में है तो इसका मतलब वो बर्फ़ है, अगर वो लिक्विड रूप में है इसका मतलब वो पानी है, और अगर वो H2O जो है गैस के रूप में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो भाप के रूप में है। तो इस समीकरण के अंदर, स्पेशली इस समीकरण के अंदर जो होता है H2O जो होता है वो भाप के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम G लिखेंगे। उसके बाद में Fe3O4 जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, वो S के रूप में होता है, और 4H2 ये जो होता है वो भी किसके अंदर होता है, वो होता है गैस के अंदर। तो इस तरीके से ये इसके अंदर हम सारे के सारे भौतिक अवस्थाएं जो है वो हम क्या कर देंगे, नोट करा देंगे। भौतिक अवस्थाएं इसके अंदर डाल देंगे कि कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं इसके अंदर मौजूद है। इसी के आधार पर हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक उदाहरण हम क्या ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की हम अभिक्रिया करवा देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की हम क्या करवा देते हैं, अभिक्रिया करवा देते हैं। किसके साथ में, जल के साथ में, पानी के साथ में, ठीक है। जल के साथ में जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसके अंदर हमें प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो होता है सॉलिड, वो होता है ठोस। H2O जो होता है वो होता है लिक्विड यानी कि जल, और ये जो होता है वो होता है एक्वियस यानी कि AQ। तो इस तरीके से हमने चारों के उदाहरण दे दिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वियस। यानी कि इस तरीके से आप भौतिक अवस्थाएं जो है इनके साथ में समीकरणों के अंदर क्या करते हैं, लगाते हैं। समीकरणों के अंदर भौतिक अवस्थाएं क्या होते हैं, लगाते हैं। लगाने के बाद में इसके बाद में हम और क्या करते हैं, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा पॉइंट हम क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट हम ये भी करते हैं इसके अंदर कि अगर ताप होगा, अगर दाब होगा, और अगर एक उत्प्रेरक होगा, क्या होगा, उत्प्रेरक होगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, तीर के ऊपर लिखेंगे। क्या करेंगे, तीर के ऊपर लिखेंगे, तीर के निशान का जो ऊपर होता है उसको लिखेंगे। ताप टेम्परेचर, गर्मी, ठीक है। दाब प्रेशर
जो उसके ऊपर हम डालते हैं वो प्रेशर क्या होगा, वो और उत्प्रेरक, यानी कि जितना ताप दोगे, जितना टेम्परेचर दोगे किसी अभिक्रिया के अंदर, तो वो उसके ऊपर लिखोगे, तीर के निशान के ऊपर लिखोगे, दाब होगा, प्रेशर होगा वो भी लिखोगे, और उत्प्रेरक होगा वो भी लिखोगे। उत्प्रेरक या कैटलिस्ट जो है वो किसको कहते हैं, ये आपको जानना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या होता है। कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसकी दर को बढ़ाने के लिए हम जो उसके अंदर बाहर से कोई भी छोटा सी मात्रा के अंदर जो पदार्थ उसके अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से उसकी दर या उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। इसके अंदर निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, ये सारी की सारी हो सकते हैं। तो इसको तीर के निशान के ऊपर क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसका उदाहरण ले लीजिए, इसका हम सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं N2। इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए H2 के साथ में, और H2 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाने की वजह से ये एक उत्क्रमणीय रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय। इसके निशान किस तरीके से दर्शाया जाता है, इस तरीके से रिएक्शंस को दर्शाया जाता है। इसमें क्या बनता है, NH3 बनता है। अब उत्क्रमणीय रिएक्शन क्या होती है, उत्क्रमणीय रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है कि जिसके अंदर क्या होता है कि दोनों साइड के अंदर चलती है रिएक्शन, यानी कि आप क्या कर सकते हो, N2 H2 से क्या बना सकते हो, NH3 बना सकते हो, NH3 से वापस क्या कर सकते हो, कंडीशंस लगा करके वापस N2 और H2 भी बना सकते हो। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय। यानी कि ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक दिशा के अंदर चलती है उसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन जो दोनों दिशा के अंदर चलती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको उत्क्रमणीय रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर N2 और H2 के अंदर इसको सबसे पहले बैलेंस भी करना पड़ेगा। बैलेंस अभी तक नहीं है, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N एक ही है, तो यहाँ पर N भी 2 करो। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब क्या करो, यहाँ पर 773 केल्विन अगर आप टेम्परेचर देते हो, 773 केल्विन आप क्या लगाते हो, अगर टेम्परेचर लगाते हो तो ये क्या होगी, N2 H2 जो है वो NH3 के अंदर बदल जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्या करते हो, इसमें अगर 200 ATM लगाते हो, ATM क्या होता है, ATM जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है। अगर ये आप लगाते हो, ठीक है, तो यह क्या होगी, वापस NH3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ताप और दाब को लिख सकते हो। उत्प्रेरक को भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर एक चीज़ और होती है, इस रिएक्शन के अंदर 10 किलो कैलोरी पर मोल जो होती है क्या निकलती है, इसमें एनर्जी भी निकलती है। अब एनर्जी निकल रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस का निशान लगा रहे हैं। अगर एनर्जी इस रिएक्शन को करने के लिए दी जाती, अगर इस रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी दी जाती है तो हम उसको कहते हैं कि एनर्जी माइनस के निशान से दर्शाते हैं। किस तरीके से, उदाहरण ले लीजिए, N2 ले लीजिए, N2 की आप O2 के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए। रिएक्शन करवाने से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है NO2 मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2, रिएक्शन संतुलित हो गई। अब इसके अंदर क्या होती है, -21.6 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पे 0.6 के बाद में कुछ दिक्कत हो सकती है, 4 होगा या 6 होगा, ये होगा, ठीक है। 21.6 किलो कैलोरी पर मोल जो होती है, इसके अंदर एनर्जी आपको देनी पड़ती है। एनर्जी लेने और एनर्जी देने के आधार पे जो है अभिक्रियाओं को फिर बांटा जा सकता है ऊष्माशोषी और ऊष्माशोषी के आधार पे। ऊष्माशेपी अभिक्रिया प्लस का निशान आएगा, ठीक है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया माइनस का निशान आएगा। वही रिएक्शन जो हम पीछे देख के आए हैं उनको वापस देखते हैं। N2 3H2 के साथ में आप जब रिएक्शन कराओगे NH3 मिलता है आपको, और 10 किलो कैलोरी पर मोल जो है रिएक्शन के अंदर एनर्जी निकलती है। प्लस का निशान आ रहा है, मतलब एनर्जी क्या कर रही है, निकल रही है। माइनस का निशान आ रहा है, 21.6 किलो कैलोरी पर मोल जो रिएक्शन के अंदर देना पड़ रहा है रिएक्शन को करवाने के लिए। तो ऐसी रिएक्शन के अंदर क्या करता है, उत्पाद के साथ में क्या करती है, उत्पाद के साथ में एनर्जी निकलती है, ऊष्माशेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर क्या करता है, रिएक्शन को करवाने के लिए, रिएक्शन को संपन्न करवाने के लिए उसके अंदर आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशेपी अभिक्रिया के और भी 2 उदाहरण हो सकते हैं। 2 उदाहरण कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, एक उदाहरण हो सकता है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन क्या होता है, प्राकृतिक गैस क्या होती है, CH4 होता है। उसका आप क्या करो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ जलती है, जलाओ। ऊष्मा का जलाने का जो निशान होता है वो ये होता है, ठीक है। उसके आप क्या करो, दहन कराओ। दहन करवाने से आपको क्या मिलेगा, एक तो निकलेगा CO2 और एक उसमें से निकलेगा पानी, यानी कि H2O निकलेगा। रिएक्शन को संतुलित करो, कार्बन इधर भी है, कार्बन उधर भी, कार्बन संतुलित है। हाइड्रोजन को संतुलित करो, हाइड्रोजन उधर 2, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4, तो इधर हाइड्रोजन को क्या कर दो, संतुलित। इधर ऑक्सीजन कितने, 4, इधर ऑक्सीजन कितने, 2, तो 2 ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को संतुलित कर दो। ये रिएक्शन हो सकती है एक रिएक्शन और हो सकती है, वो रिएक्शन कौन सी होती है, शोषण की। आप क्या करते हो, सांस लेते हो, तो सांस लेने की जो रिएक्शन होती है वो भी कैसी रिएक्शन होती है, इसमें साथ में क्या करती है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी क्या करती है, निकलती है। तो एनर्जी जो है वो निकल रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। दूसरा शोषण, शोषण के अंदर आप क्या लेते हो, C6H12O6 जो होता है ये ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को आप लेते हो, इसके अंदर ग्लूकोज के आप रिएक्शन करवाते हो, ग्लूकोज के आप क्या करवाते हो, रिएक्शन करवाते हो, किसके साथ में, इसके आप रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ में, यानी ऑक्सीजन देते हो उसको, और इसके जल के साथ में जब आप रिएक्शन करवाते हो तो उसके अंदर क्या बनता है आपको, एक तो बनता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एक इसमें बनता है जल, और उसके साथ में क्या निकलती है, उसके साथ में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। बहुत सारी ऊर्जा क्या करती है, ऊर्जा क्या करती है, ऊर्जा जो है वो क्या करती है, निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन को संतुलित कर दो। कार्बन इधर 6 है, कार्बन इधर क्या है, उधर कितना कार्बन है, एक कार्बन है, कार्बन इधर भी क्या कर दो, 6 कर दो। इधर क्या करो, हाइड्रोजन को संतुलित करो। उधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, उधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन 12 और 2 14, इधर हाइड्रोजन और बढ़ाओ, और बढ़ा के 6 करो, तो 6 बढ़ाने पर 14 और 6 कितने हो जाते हैं, इधर कितने हो गए, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर हाइड्रोजन हो गए 12 और 12 हाइड्रोजन कितने हो गए, 24, और इधर हाइड्रोजन कितने कर दो, इधर हाइड्रोजन 12 कर दो, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 24। इधर ऑक्सीजन को 6 कर दो, इधर ऑक्सीजन को 6 करते ही क्या हो गया, 6 करते ही कितना हो गया, 6 2 12, तो 12, और इधर कितने हो गए, 6, तो 12 और 6 कितने हो जाते हैं, 12 और 6 18 हो जाते हैं, और 18 और 6 24, और इधर भी कितने हैं, इधर 12 और 12 कितने हो गए, 24, तो 24 इस तरीके से पूरी की पूरी रिएक्शन संतुलित हो गई। ये भी रिएक्शन, इसके अंदर भी एनर्जी निकल रही है, तो ये भी रिएक्शन कैसी है, ऊष्माक्षेपी। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपकी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, और ये एग्जाम्पल भी इसके अंदर याद करके जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगले चैप्टर के अंदर, अगले पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे का जो हमारा चैप्टर ये बाकी है। अगर आपको पसंद आता है, थैंक यू।